So good morning to all of you. Welcome you back to our electricity. So today's topic will be power. आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था, तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो मेनली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, V से डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से दिस इज 1 कूलम या लेट्स से इट इज Q कूलम, और Q कूलम को अगर ये पॉइंट पर लेकर के आते हैं तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या बोल सकते हो कि इस A पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। ये होता है पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट A। ये आता कहां से है? इट कम्स फ्रॉम potential at point A minus potential at infinity is equal to work done to infinity to A divided by per unit charge Q. Since the potential at infinity will be considered as 0, इसलिए हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट कि V is equal to W by Q। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता था V is equal to W by Q। ओके, सो यहां से हम लोग एक चीज और भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट वर्क डन इज इक्वल टू, अगर आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल जानते हो तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। सो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, और ये आज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा टू डिफाइन पावर। पावर फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, पावर का सॉरी वर्क डन का, या फिर बोल सकते हो कि पोटेंशियल का एक और भी फॉर्मूला हो जाता था। वो क्या होता था? दैट इज V इज इक्वल टू, यहां से हम लोगों ने हीट जनरेटेड, एक तो ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट में भी हम लोगों ने सेम चीज इस्तेमाल किया था। हीटिंग इफेक्ट में फॉर्मूला सेम इस्तेमाल किया था। वो क्या था? दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। सो Q इज इक्वल टू हम लोगों ने लिख दिया कहां से, वर्क डन इज इक्वल टू Q के जगह पर हम लोग लिख दिया था करेंट इंटू टाइम इंटू V। सो इट विल बिकम, थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिख देते हैं VIT, अच्छा लगता है। ये IT टर्म कहां से आया है? ये आया है करेंट इज इक्वल टू Q बाई T से, Q बाई T से। तो यहां से Q इज इक्वल टू लिखा जा सकता है I इंटू T के बराबर। यहां से आ गया वर्क डन इज इक्वल टू VI इंटू T। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन पावर। ठीक है, सो बेसिक फॉर्मूला ये था, यहीं से हम लोग डिराइव किए हैं वर्क का। अच्छा, ये जो वर्क हुआ, दैट वर्क विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको हीट भी कहा जा सकता है। जो लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, यहीं से डिराइव हो जाता है VI इंटू T। अब यहां से दो इक्वेशन बनता है, VIT से दो इक्वेशन बनता है। अगर मैं बोलूं हीट इज इक्वल टू VIT, यहां से दो इक्वेशन निकल के आता था। वोल्टेज को हटा दीजिए यहां से और लिख दीजिए I स्क्वायर R इंटू T, दैट इज हीट। एंड हीट इज इक्वल टू, करंट को हटा दीजिए, दैट विल बी द V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू T। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट इंटू T। और अगर ये मतलब किसी भी सर्किट में होगा तो
हम लोग ये लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इनटू T। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सो लेट्स स्टार्ट। इसके आगे एक क्वेश्चन ही बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन आता है और ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ, एज ए टॉपिक भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, एज ए क्वेश्चन भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कोई बता सकता है? इलेक्ट्रिक करंट कोई बताना चाहे तो बताइए। एनीवन? रॉकी, पॉजिटिव चार्ज ही क्यों? देखो, एक तो ऐसा है पॉजिटिव कहने में अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा चीज, एट दैट टाइम पॉजिटिव चार्ज का ही शायद खोज हुआ, ये भी हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप नेगेटिव चार्ज भी ले लीजिए, नेगेटिव चार्ज के द्वारा भी वर्क डन पोटेंशियल सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। सो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अपने आसपास हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। अपने आसपास हमारे पास इतना एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कि क्या ही बताएं। हर एक चीज इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है। ओके, यस, सोरोकी का है हीटिंग अप्लायंसेस। ओके, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज एन आयरन, वेरी गुड। टॉपिक टोस्टर, वेरी गुड। और कुछ? और कोई है? टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, और कहीं देखे हो? बल्ब में होता है, बिल्कुल अनुराग, बल्ब में भी वही काम होता है। रूम हीटर में भी होता है, यस अन्या, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। तो ये सारे जो आप लोगों ने बताया, ये सब कुछ यहाँ पर लिखना होगा। अब ये डिपेंड करता है, यस, इलेक्ट्रिक हीटर या वॉशिंग मशीन। प्रियांशु क्या बात कर रहे हो यार? गीजर इस्तेमाल होता है, यस टॉपिक। इलेक्ट्रिक केटल होता है। वॉशिंग मशीन में प्रियांशु क्या सोच के बोल दिया यार? कपड़े गर्म करने के लिए डालते हो क्या वॉशिंग मशीन में? मत लिखना यार, हो सकता है होता भी होगा तो मत लिखना, ठीक है। सो फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समराइज कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है, मोस्टली ये 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स आप वहां पर लिख दीजिएगा। फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट लिखता हूं इसे। क्या क्या एप्लीकेशन है, पॉइंट वाइज लिख दीजिए। 1, used in electric heater। दूसरा बल्ब। तीसरा गीजर। चौथा टोस्टर, ठीक है, टोस्टर। पांचवा सोल्डरिंग मशीन, तो देखा ही होगा। सोल्डरिंग टूल या मशीन कह सकते हो, जो भी है। 6, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
आखिरी जो लिख रहा हूँ, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन फ्यूज वायर, यहां से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूज वायर एज ए फ्यूज। अंकित, मोटर में हीटिंग इफेक्ट का कोई काम नहीं है, वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ओके। हमारा मकसद मोटर को गर्म करना नहीं है, एक्चुअली वो चलता है, ड्यू टू फ्रिक्शन मोटर गर्म हो जाता है। इट डजंट मीन कि हम लोग मोटर को गर्म करना चाहते हैं, हमारा काम है मोटर से कि वो पानी पहुंचा दे, बस हो गया उसका काम। वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। Why cell phone stop working in extreme cold condition? अभी देखो रॉकी, ऐसा है कि हर एक डिवाइस का एक अपना रेंज होता है ना, वो किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्लास 12th में आपको डिटेल में मिलेगा। बेसिकली बस इतना समझ लीजिए कि ठंडा प्रदेश में होता है, टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसके वजह से ये मोबाइल फोन काम करता है, या जिस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, सेमीकंडक्टर के प्रिंसिपल पर, वहां पर सेमीकंडक्टर में बहुत जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के पास जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करता है, या बोल सकते हो कि से property of semiconductor can be controlled by increasing or decreasing kinetic energy. Kinetic energy of what? Electron. So जैसे ही ठंड प्रदेश में जाते हो, बहुत ही एनर्जी डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ग्राउंड स्टेट में चल जाते हैं, तो मे बी प्रोबेबिलिटी है कि उस टेम्परेचर पर आपका डिवाइस वर्क ना करे, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करेगा, इजेक्ट ही नहीं करेगा, तो हाउ कैन इट वर्क? ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब लोग वहां पर सर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर दीजिए, बट एट पर दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के हिसाब से आपको फिर से वापस से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, नॉर्मली जो मोबाइल या जो कुछ भी हमारे डिवाइसेज हैं, ये डिजाइंड होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमको रूम टेम्परेचर पे वर्क करना है, -10 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस टू अप टू 45 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा रेंज है वर्किंग का, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एकदम -30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस पे बाहर मोबाइल निकाल के चला रहा है। यही कारण है कि बहुत सारा जो मिलिट्री का इक्विपमेंट है अभी ग्लेशियर वगैरह पे काम नहीं करता है ना। तो कई बार लोग सोचते हैं ना कि अरे बाप रे, अमेरिका के पास F-35 है, भारत के पास क्यों नहीं है, या भारत राफेल क्यों खरीद रहा है, F-35 खरीद ले, वो तो बहुत बढ़िया है, इससे भी अच्छा है। भाई F-35 इज गुड, किस कंडीशन में गुड है ये भी तो देखना है। गुड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी के भीतर वो भी चल पाएगा। अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ के ऊपर उड़ पाएगा। अच्छा है, जमीन पर अच्छा होगा, हो सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस। तो कई बार जो होता है वो चीजें जो दिखता है वो होता नहीं। आई होप कि रॉकी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, मैंने जो आखिरी जो वर्ड इस्तेमाल किया दैट इज द फ्यूज। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूज क्या होता है। देखिए, फ्यूज एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है सर्किट ब्रेकर के तौर पर। तो फ्यूज जब हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे या होम जो वायरिंग वगैरह की बात करेंगे, उस समय हम लोग फ्यूज वायर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज कैसे वर्क करता है। उसके लिए आपको ओवरलोडिंग, ओवरसाइडिंग ये सब आपको बताना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, देन वी विल टॉक अबाउट द फ्यूज। बट यस, फ्यूज के बारे में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां पर मैटर करता है। थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, और दोनों के बीच में एक थीन वायर अटैच कर दीजिए, जोड़ दीजिए, थीन वायर अटैच कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पर करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस हीट इनसाइड इट। और जो ये जो हीट प्रोड्यूस होगा ना, इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर।
जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, वायर के मेल्टिंग पॉइंट तक, मेल्टिंग पॉइंट तक, सो इट विल ब्रेक डाउन, टूट जाएगा। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा इट विल मेल्ट, ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगा। तो इस तरह से फ्यूज वायर प्रोटेक्ट करता है हमारे पूरे सर्किट को फ्रॉम ओवरलोडिंग, या आप बोल सकते हो कि शॉर्ट सर्किटिंग से हमें बचाता है। तो ये है फ्यूज वायर का प्रिंसिपल। ओके, सो फ्यूज वायर और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग होम वायरिंग पढ़ेंगे या पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तब। ओके, सो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं पावर। लेट्स टॉक अबाउट पावर। इसमें कितना है दम। लेट्स स्टार्ट पावर। देखिए पावर क्या होता है, पावर को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. Doing work is called power. ठीक है, अब रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब हो गया, रेट का मतलब ये हो गया पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड एज पावर। तो नॉर्मली हम लोग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी। तो नॉर्मली हम लोग पी से, अच्छा पी से हम लोग मोमेंटम को भी डिनोट करते हैं, मोमेंटम क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो पी से मोमेंटम को भी डिनोट करते हैं, बट डोंट बी कंफ्यूज, जहां पर मोमेंटम का सेंस होगा वहां पर पी मोमेंटम रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर पावर का सेंस होगा वहां पर पी पावर को रिप्रेजेंट करेगा। सो पावर कैन बी रिटन एज P is equal to work divided by time, work divided by time। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट हो जाता है सेकंड, so जूल पर सेकंड, this is the SI unit, it can be termed as SI unit of power, SI unit of power। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया, हम तो जानते थे कि वॉट होता है, ये तो नया चीज आ गया, वॉट भी होता है ना। सो जूल पर सेकंड कैन आल्सो बी टर्म्ड एज, जूल पर सेकंड को ही हम लोग कहते हैं वॉट। अब वॉट कौन थे, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया नाम है जिसका पहला अक्षर कैपिटल से स्टार्ट होगा, तो इसलिए वॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, जूल पर सेकंड। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है डिफाइन वन वॉट। तो ये हो गया फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये एक फॉर्मूला हो गया। जूल पर सेकंड को ही हम लोग वॉट कहते हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। वॉट कहिए या जूल पर सेकंड कहिए, दिस विल बी द SI यूनिट ऑफ पावर, तो यही हमारा SI यूनिट होता है। ठीक है, चलिए एक खास इंफॉर्मेशन ये भी है कि इसका जो अदर यूनिट है, अदर यूनिट्स आर, अदर यूनिट ऑफ पावर आर। अब नॉर्मली देखो वॉट जो होता है ना बहुत ही छोटा यूनिट होता है, अदर यूनिट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट, जिसका मतलब हो गया किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, एंड HP सुने होंगे, HP कितना HP का मोटर है, कितना HP का गाड़ी है,
या कितना एचपी का इंजन है, ये सब हम लोग सुने होंगे। तो एचपी एक बड़ा पावर है ना। तो हम लोग नॉर्मली इंजन वगैरह का या जो उसका जो क्षमता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एचपी। और इसका एक रिलेशन है, व्हाट 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। 746 वाट होता है, ठीक है। और 1 किलोवाट इज इक्वल टू आर किलोवाट kW, this is called as kW। 1 किलोवाट 1 kW, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट करके, ये स्टार कर दीजिए इसके ऊपर, मैं स्टार को यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस इज किलोवाट। यस, ये बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको जानना जरूरी है किलोवाट को, ठीक है। बहुत ही फेमस हो जाता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1000 वाट होता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है अदर यूनिट्स में। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में मैंने देखा है पूछा गया है 1 एचपी इज इक्वल टू कितना होता है। तो 746 एनसीईआरटी का डेटा है, उस हिसाब से आप 746 ले लीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट टिक मार्क करना है, ये आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन में। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, आगे देखेंगे किलोवाट क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब किस जगह बोलेंगे कि ये 1 हॉर्स पावर। देखो अनुराग, मोस्टली जो होता है ना इंजन के पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एचपी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। दिस इज मोस्टली यूज्ड स्पेशली सर इंजन में यूज होता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, मैकेनिकल डिवाइस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एचपी का, इसीलिए वो बोलता है क्या एचपी का बैटरी है या एचपी का बैटरी। हाँ, वो कितना एचपी का बोलता है कि स्टेबलाइजर कितना एचपी का है, कोई बोलता है 2 एचपी, कोई बोलता है 3 एचपी। नहीं, स्टेबलाइजर यार एचपी में कैसे मेजर करें। स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब कुछ मेजर होता है केवीए में। अच्छा, केवीए, ठीक है। केवीए अच्छा याद दिलाया, ये भी मेंशन कर लीजिए यहाँ पर, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर। अब ये कैसे आता है, ये वाला भी हम लोग जब पावर का और भी फॉर्मूला देखेंगे ना तो ये पता चल जाएगा कि वोल्ट एम्पियर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पावर, ठीक है। तो केवीए में हम लोग जनरेटर को मेजर करते हैं, एचपी में हम लोग जनरली किसको मेजर करते हैं, मैकेनिकल जो इंजन होता है ना उसको, मैकेनिकल इंजन या डिवाइस बोल सकते हो, जिसका आउटपुट मैकेनिकल होगा। जिसका आउटपुट क्या होगा, मैकेनिकल होगा, उसको हम लोग नॉर्मली मेजर करते हैं किसमें, एचपी में मेजर करते हैं। जैसे ट्रैक्टर का इंजन हो गया, कार का इंजन हो गया, आपका मोटर हो गया, मोटर, उसका आउटपुट क्या है, मैकेनिकल है। तो जो जिसका आउटपुट होगा मैकेनिकल, उसको हम लोग नॉर्मली मेजर कर लेते हैं एचपी में। लेकिन जिसका आउटपुट होता है इलेक्ट्रिकल, जैसे जनरेटर हो गया, है ना, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, खैर बैटरी तो एम्पियर आवर में मेजर किया जाता है, एम्पियर इंटू आवर, एमएएच पढ़ते हैं ना, एमएएच, तो वो एम्पियर इंटू आवर हो गया, आईटी, चार्ज के फॉर्म में। सो केवीए का मतलब क्या हो गया, ये होता है जिसका आउटपुट हो, आईटी का फुल फॉर्म क्या होगा सर? अरे नहीं भाई, एम्पियर आवर, एम्पियर और आवर कैसे लिखा रहता है, एमएएच लिखा रहता है ना, कितना एमएएच का बैटरी है, यही ना पूछते हो। हाँ यस सर, 2200 एमएएच, 2400 एमएएच। तो एमएएच का मतलब क्या हो गया, मेगा,
एम का मतलब क्या हो गया, मेगा, 10⁻⁶। एम्पियर मतलब करंट, और आवर मतलब टाइम, करेक्ट। सो अब आप ही बताइए कि करंट इनटू टाइम ये हमें क्या देता है, बोलो बोलो। एम्पियर किसका यूनिट है, एम्पियर करंट एम्पियर किसका यूनिट है भाई, करंट का है। अच्छा आकाश, आकाश यस सर, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। पक्का, हम्म, और आवर किसका यूनिट है, आवर किसका यूनिट है, क्या सर? आवर आवर आवर, आवर। हाँ आवर किसका यूनिट है, सर टाइम का। टाइम का। अंकित, अंकित खुराना है ना, अंकित। हाँ सर। हाँ, करेंट इनटू टाइम हमें क्या बताता है, कॉलम। कोलम, कोलम किसका यूनिट है, कोलम किसका यूनिट है, कुछ तो बोल रहा है, चार्ज। चार्ज, चार्ज। चार्ज का मतलब ये हमें क्या देता होगा, एम्पियर इंटू आवर हमें क्या बताता होगा, चार्ज, ठीक है। तो हम लोग जो बैटरी खरीदते हैं, जो हमें लिखा रहता है कि अच्छा ये हमारा मोबाइल का बैटरी है 6000 mAh का है, mAh का है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इतना चार्ज उसने स्टोर किया है। 6000 इंटू मेगा हो जाएगा कितना, बेसिकली 6000 इंटू 10⁻⁶ इंटू ये आवर को बदल दीजिए सेकंड में 3600, इतना चार्ज, इतना कूलम चार्ज उसने स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब यही चार्ज तो आपको 24 घंटा का पावर देता है, 24 घंटा तक करंट सप्लाई करता है आपके मोबाइल के अंदर, मोस्टली 3 एम्पियर तक ये रहता है, मोस्टली मोबाइल 3 एम्पियर होता है, 3 एम्पियर पे हम लोग मोबाइल को चार्ज कर देते हैं। तो इसके सर्किट में हमको, मुझे जहां तक लगता है 1 एम्पियर 3 एम्पियर जो कुछ भी होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, पर कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करता होगा। अब ये डिपेंड करता है मोबाइल के प्रोसेसर पे, किस बात पे डिपेंड करेगा, मोबाइल के प्रोसेसर। अभी आजकल जो प्रोसेसर आता है ये कितना तक आता है, 7 नैनोमीटर आता है, 7 नैनोमीटर है ना। पहले का जो ओल्ड प्रोसेसर था वो कितना आता था, 12 नैनोमीटर आता था। अब ये छोटा है, तो ये बताओ एनर्जी ये ज्यादा कंज्यूम करेगा कि कम कंज्यूम करेगा, 7 नैनोमीटर एनर्जी ज्यादा लेगा कि 12 नैनोमीटर, बताओ। अरे कुछ नहीं तो इतना तो दिमाग लगा लो कि ये एडवांस है, नया नया आया है, ये पुराना वाला है ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स तो 7 mm का इतना छोटा सा, मतलब कितना बोलूं, नैनोमीटर हम दिखा भी नहीं सकते, इसको भी दबाया तो भी ये इतना छोटा किया तो भी ये नैनोमीटर में नहीं, तो इतना छोटा सा एकदम, उंगली दबा भी दिया तो भी नैनोमीटर में आएगा, इतना छोटा सा प्रोसेसर है। तो इसके लिए जो हमको करंट चाहिए होगा वो कम चाहिए होगा, करेक्ट। सो कौन सा बैटरी कितना देर चलेगा ये डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर कि ये प्रोसेसर कितना करंट इसको चाहिए, ठीक है। कितना एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो कि आप मोबाइल का डिस्प्ले एकदम हाई ब्राइटनेस पर रखे हुए हो, है ना, फुल वॉल्यूम पर वीडियो देख रहे हो, हाई डेफिनेशन का वीडियो देख रहे हो,
ऑफ कोर्स आपने 3-4 एप्लीकेशन एक साथ में चालू रखा है, कैमरा चालू है, डिस्प्ले चालू है, ऑडियो स्पीकर चालू है, सब कुछ चालू है। तो 4-5 एप्लीकेशन आप चालू किए हो तो सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा, उस करंट को इससे डिवाइड कर दीजिए, इस बैटरी में इतना से डिवाइड कर दीजिए, बच जाएगा, जो वो आपको बता देगा कि कितना घंटा आपका मोबाइल चलने वाला है। ये है पढ़ने का फायदा। लो आ गया, ठीक है। सो आप कितने एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात से भी आपका डिपेंड करता है कि बैटरी कितना इस्तेमाल होगा। अच्छा, चौथा एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिक चल रहा होता है आपका, नेटवर्क सर्चिंग। हर समय मोबाइल का नेटवर्क सर्चिंग चालू रहता है। हाँ, नेटवर्क सर्चिंग कब थोड़ा कम रहेगा, जैसे आप मान लीजिए किसी रूम में बैठे हुए, स्टेबल हो, घर पे हो, तो नेटवर्क सर्चिंग कम करता है, क्योंकि एक स्टेबल टावर लगा हुआ है अगल बगल। लेकिन यही अगर आप मोबाइल लेकर के ट्रैवलिंग कर रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, ट्रेन पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो हर बार वो नया टावर बदल रहा होगा, नया टावर बदलेगा, इसका मतलब नेटवर्किंग का काम उसका बढ़ गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया वो। कभी कभी आप ट्रैवल करोगे ना, तो उस समय आपका बैटरी ज्यादा ड्रेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क सर्च कर रहा होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितने एप्लीकेशन चला रहे हैं, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए प्रोसेसर कितना लोड ले रहा है, उस हिसाब से वो करंट ड्रॉ करेगा। जितना करंट मैक्सिमम वो ड्रॉ करेगा, करंट से डिवाइड कर दीजिए, उतना घंटा ये चलने वाला है। दैट्स इट, मामला निपट गया, यहीं पर खत्म। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया। नेटवर्क भी नहीं रहता है सर ट्रैवल के वक्त। बिल्कुल सक्षम नेटवर्क नहीं रहना, दैट इज द अनदर चॉइस। हो सकता है कि इसे जो अच्छा, मोबाइल का नेटवर्किंग वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर आप 12th में डिटेल से पढ़ेंगे, आपको कभी कहेंगे तो अलग से बता दें। जब आप आओगे यहाँ पर ऑफलाइन के लिए तो बता दूंगा। मोबाइल का नेटवर्किंग भी एक अलग विषय है, क्यों नेटवर्क कभी ज्यादा पकड़ता है, नेटवर्क कम पकड़ता है, तो ये भी डिपेंड करता है। डेट बिल्कुल बिल्कुल, अब ये अपने सेटिंग के ऊपर रहता है ना। लेकिन आपके मोबाइल में नेटवर्क पकड़े ना पकड़े, मोबाइल तो नेटवर्क सर्च कर रहा है ना, भले वो उसको मिल नहीं रहा है पर सर्च तो कर रहा है। अब चाबी आपका गुम हो गया और आप दिन भर से चाबी खोज रहे हो, आपको मिला नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? आपने कुछ नहीं किया, काम तो आप कर रहे हो ना, चाबी ढूंढने का आप काम कर रहे हो, भले ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें। वैसा नेटवर्क है, नेटवर्क ढूंढ रहा है, मोबाइल आपका चारों तरफ ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है तो क्या करें, चुपचाप बैठ जाए, जाओ अब आज के बाद नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं होता है। ओके, तो एक जो हो गया किलोवाट हो जाता है, किलोवाट। दूसरा हो जाता है आपका, अब देखो ये किलोवाट वगैरह किस में आ जाता है, नॉर्मली हम लोग जो लाइटिंग वाला जो टर्म रहता है ना, लाइटिंग, हीटिंग, जो लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उस चीज को नॉर्मली हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे, किलोवाट से। लाइट, हीट, ये जो डिवाइसेज है, जैसे बल्ब हो गया, किलोवाट कहिए या वाट कहिए एक ही बात है ना। जैसे बल्ब हो गया, आपका टोस्टर हो गया, या आपका वाटर हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, ये सब कुछ हम लोग किस में लेके आते हैं, 2000 वाट, 2000 वाट, 1500 वाट, 1000 वाट, ये सब कुछ क्या हमें बताता है कि ये हमारा हीटिंग या लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एचपी के लिए जिसका आउटपुट जो है वो हमारा मैकेनिकल होना चाहिए, जैसे मोटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, आप बोल सकते हो कि मोटरसाइकिल भी इसमें आ जाता है। अब मोटरसाइकिल में बुलेट का इंजन 3.5 एचपी होता है, लेकिन बोलोगे कि प्लेटिना का इंजन कितना होता है, तो उसको एचपी में क्यों मेजर करें, बेचारा बहुत कम होता है, इसलिए उसको सीसी में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर करते हैं, C.C। C.C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है क्यूबिक, और C का मतलब क्या हो जाता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो बेसिकली उसके जो पावर है ना, उसके हम लोग पावर क्यूबिक सेंटीमीटर मेजर करते हैं। लेकिन क्या मैं क्यूबिक सेंटीमीटर को यूनिट ऑफ पावर बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब हो गया सेंटीमीटर का क्यूब, और ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का है ना। तो कई बार जैसे गाड़ी वगैरह, कार वगैरह अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे, कभी देखते होगे कार का, तो हम लोग ये भी बात करते हैं कि ये 1 लीटर पेट्रोल इंजन है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, ऐसा कुछ हम लोग बात करते हैं।
या गाड़ी के स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है, दैट्स 1 लीटर 2 लीटर मीन्स व्हाट, इसका मतलब हो जाता है 1 लीटर या 1.2 लीटर का मतलब हो जाता है कि ये इतना वॉल्यूम पेट्रोल कंज्यूम करेगा। अब देखो सारा चीज, सारा गेम यूनिट का चल रहा है। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर, मीटर क्यूब 3 मीटर का मतलब कितना हो गया, 100 गुना 100 गुना 100, बोले तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कितना हो गया 1000 लीटर में। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 3 जीरो को काट दो, यहाँ पर बचेगा 10⁻3। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग जो 1 लीटर पेट्रोल का इंजन का जो बोलते हैं ना, उसका जो एक्चुअल में जो सीसी हुआ कितना हो गया, ये वो 1000 सीसी का इंजन हो गया। 1.2 लीटर अगर हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब वो कितना हो गया, 1200 सीसी का इंजन हो गया। आई बात समझ में। अगर आप बात करते हो प्लेटिना का 110 सीसी इंजन, तो 110 सीसी का मतलब कितना लीटर हो गया, 110/100 कर लो, 0.11 लीटर, इतना लीटर पेट्रोल का इंजन है। आई बात समझ में। तो आप बोलोगे कि 0.11 लीटर, अब ये बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, 110 सीसी है बस। अब 250 सीसी का आप बाइक खरीद के लेके आते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, 0.25 लीटर, अटपटा सा लगता है। तो देखो बोलने का सहूलियत है, ये मार्केटिंग का एक तरीका है। सिंपली हमने आपको क्या बोल दिया, 1 लीटर। अब समझ लीजिए, बस आपके दिमाग में छपा हुआ है कि 1 लीटर 0.8 लीटर होता है अल्टो का, 1 लीटर हो गया वैगनर का, 1.2 लीटर भी हो गया वैगनर का। अच्छा, ये बेलेनो लेना है, ये तो 1.2 लीटर है, मतलब उससे अच्छा होगा। हमको नहीं पता है कि 1.2 लीटर क्या होता है। 10 आदमी से आप पूछिए कि आप कार खरीदने जा रहे हो, 1.2 लीटर का इंजन है क्या, इसका मतलब क्या है, नहीं पता। पर ये जानते हैं कि 1 लीटर वैगनर का है, उससे तो अच्छा ही होगा, 0.2 ज्यादा है ना, तो ठीक है। तो इस हिसाब से बातचीत किया जाता है। पर एक्चुअल में मतलब क्या है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ सीसी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लीटर भी क्या है, लीटर भी यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, सीसी भी यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। दिस इज इंटर कन्वर्टिबल, वॉल्यूम को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये फायदा होता है। सॉरी, चैट में कुछ लिख रहे हो क्या इधर, ये होता है। आप बोलोगे कि सीसी क्या होता है, इसके लिए एक अलग से जब आप कहेंगे तब मैं बता दूं। सो 1 HP इज इक्वल टू, ये हो गया 746, 1 किलोवाट इज इक्वल टू हो गया 1000 वाट। ठीक है, और केवीए हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका आउटपुट क्या हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिक हो, करंट हो, इलेक्ट्रिकल हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि इसका जनरेटर हो गया, जनरेटर आउटपुट क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक करंट। ट्रांसफार्मर आउटपुट क्या निकलता है, करंट। ट्रांसफार्मर, आप जो बोल रहे थे स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में मेजर किए जाएंगे, केवीए में मेजर किया जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया इसी, अलग अलग धुन छेड़ देते हो तो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो हम लोग समझ गए कि पावर इज इक्वल टू हो गया एक फॉर्मूला, W/T, ठीक है, जूल पर सेकंड, ये हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, वर्क इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं VI इंटू टी डिवाइडेड बाई टी कर देते हैं, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से क्या बच जाएगा, VI। अब ये VIT कहां से लेके आए, अभी तुरंत रिवीजन कराया था कि वर्क डन इज इक्वल टू VIT हो सकता है। सो पावर इज इक्वल टू, मैं यहां से क्या लिख दिया, V इंटू I, ठीक है, V इंटू I, दिस इज द अनदर फॉर्मूला
ऑफ पावर। अब पावर का यूनिट क्या होता है, देखो सॉरी वोल्ट, V का यूनिट क्या हो जाता है वोल्ट, और I का यूनिट क्या होता है एम्पियर। सो वी कैन राइट इट्स यूनिट एज अनदर यूनिट एज वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। तो ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल कर देते हैं जिसका आउटपुट क्या हो इलेक्ट्रिकल। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं वोल्ट एम्पियर। छोटा सा यूनिट है तो हम लोग नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। ये हमें क्या बताता है पावर बताता है। अब देखो होता क्या है कि अगर आप आउटपुट में वोल्टेज कम लोगे, सेम पावर के लिए अगर वोल्टेज कम लोगे तो करंट ज्यादा लगेगा, करंट कम लोगे तो वोल्टेज ज्यादा लगेगा। इस बात से हमें डिपेंड करता है कि किलो वोल्ट एम्पियर हमें यूनिट बताता है। अब जैसे आपका डिवाइस है, जैसे आपने एक जो मोटर खरीदा है वो 400 वोल्ट पे चलता है, और एक मोटर ऐसा है जो कि 220 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। तो जो उसके थ्रू जो पावर को मेंटेन करना है, अगर मान लीजिए कि आपका 100 वॉट है या आप 2000 वॉट का अगर आप पावर कंज्यूम कर रहे हो, तो जो 200 वोल्ट वाला जो मोटर होगा उसमें करंट ज्यादा लगेगा 10 एम्पियर, और जो 400 वाला होगा उसमें करंट कितना लगेगा 5 एम्पियर। ओवरऑल इसका भी पावर क्या है सेम है 2000, और इसका भी पावर क्या है सेम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं किस में वोल्ट इंटू एम्पियर में। केवीए में मेजर करते हैं कि कितना आप करंट ले रहे हो, कितना वोल्टेज पे चला रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपने एक जनरेटर लिया, ठीक है, और उस जनरेटर को कनेक्ट कर दिया किससे ट्रांसफार्मर से, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में उसने मैंने क्या किया कि जनरेटर जो आउटपुट दिया 200 वोल्ट का आउटपुट दिया, 200 वोल्ट का आउटपुट दिया जनरेटर, इसको मैंने लगा दिया कहां पर ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया, और 200 से हमने कर दिया इसको 400, है ना। जब 200 वोल्ट दे रहा था तो इसमें करंट निकल रहा था 10 एम्पियर। जैसे ही आपने ट्रांसफार्मर लगा करके इसको 400 करोगे, इसका करंट हो जाएगा सीधे 5 एम्पियर। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पावर बढ़ा दिया। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब पावर बढ़ाना नहीं होता है। वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट घट जाएगा, करंट घटाएंगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो पावर विल रिमेन कांस्टेंट। इसलिए हम लोग जो ट्रांसफार्मर वगैरह जो होता है या जो जनरेटर होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया पावर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज को इस्तेमाल करके हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल। A geyser is rated 2000 watt, 2000 watt and 220 volt, ठीक है। So find first current required for geyser। दूसरा resistance of geyser। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई सॉल्व करोगे तुम लोग या मैं डायरेक्ट बताऊं? व्हाट डू यू से, मैं बताऊं? हेलो, कर रहे हैं सर। ओके ओके ओके, शुभम का आंसर आ भी गया। इट्स इजी, नॉट सो टफ। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यस। सो ये सब क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके होंगे। आई होप कि इतना आसान क्वेश्चन तो हो चुका होगा।
शुभम का आंसर है, शुभम ये पहले का आंसर है ना? पानी आ गया। अन्या, अनुराग, अंकित, तौफीक, रॉकी, ओके शुभम, you can use calculator to find it out. अच्छा तौफीक, बादल, आप लोग कब आने वाले हो? ओके ओके, अच्छा चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तरीका आप लोग जानते होंगे या पता नहीं। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे अप्रोक्सी चाहिए क्योंकि मैंने भी डेटा अप्रोक्सी दिया है। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है पावर, ठीक है। बादल का भी वही आ रहा है, सेम एज शुभम, और हमें दिया गया है वोल्टेज, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं? P इज इक्वल टू जानते हैं V इंटू आई। बहुत लोग कामचोर हैं, अब डेसिमल ये सब कौन इस्तेमाल करे, कैलकुलेटर वगैरह, आराम से मस्त खा पी करके सोए होंगे, है ना। मम्मी बेचारी ला करके बेड पर दे देती होंगी, ये लो बेटा चाय, पढ़ रहे हो, हाँ। मम्मी को तो यही लगता होगा बेटा पढ़ रहा है, तो ठीक है। 2000 वाट, हाँ 2000 वाट इज इक्वल टू V इंटू आई। सो ये हो गया 220 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। हमसे क्या पूछा गया है? करेंट रिक्वायर्ड। सो करेंट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे? आई इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 220। ओके, सो यहाँ से जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया, ये अप्रोक्सीमेटली शायद 9.09 आ रहा है। सो ये इतना एम्पियर हो गया। ये तो हो गया करेंट रिक्वायर्ड फॉर व्हाट। गीजर के लिए हमें कितना करंट चाहिए? इतना एम्पियर चाहिए हो, ठीक है। दूसरा चीज, सेकंड वन, रेजिस्टेंस ऑफ गीजर। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए इसी फॉर्मूले को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। पहले तो निकाल लेते हैं पावर, P इज इक्वल टू V इंटू आई। इतना इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V की जगह पर क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर। सो इट विल बिकम I स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू पावर। करेक्ट। I अपने को पता चल गया है कितना? 9.09। सो फिर से वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 2000। I का वैल्यू हो जाएगा 9.09 का स्क्वायर इंटू आर। सो आर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और आर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है 24.2, ठीक है। पावर जेई का फॉर्मूला से निकालना था रेजिस्टेंस। अभी देखिए किस फॉर्मूले से निकालना है ये आपको कैसे पता चलेगा अनुराग? ये आपको पता चलेगा कि आपके पास गिवन डेटा क्या है। आप जानते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को मैं लेके क्या करूंगा? हमें पता ही नहीं कि लेंथ कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, रेजिस्टिविटी कितना, पता कुछ नहीं पता है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल ही कैसे सकते हैं? ठीक है, तो
अन्य आप सेकंड में देखो हमने कुछ किया नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ना P इज इक्वल टू V इंटू आई, इस V के जगह पर हमने लिख दिया क्या, V के जगह पर लिख दिया I इंटू आर, दैट्स इट। अब I इंटू आई स्क्वायर हो गया, R इज इक्वल टू V बाई आई भी कर सकते हैं शुभम, यस वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हैं। अब अपने को पता है कि 220 वोल्ट पावर है, सॉरी वोल्टेज है, और I का वैल्यू इतना है, तो अच्छा ऐसे करने पर 24.2 नहीं आ रहा है क्या? यू हैव कैलकुलेटर, जस्ट चेक इट आउट, ऐसा भी सेम आना चाहिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो इसी के लिए, जो शुभम अभी बता रहा है। R इज इक्वल टू हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं B डिवाइडेड बाई आई, करेंट V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू ये भी लिख सकते है कि नहीं? तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, आना सेम चाहिए, इससे आंसर चेक कर लीजिए, आना सेम चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि बनाने का एक तरीका थोड़ी है, जो आपको गिवन डेटा है उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पर एक कंसेप्ट और आता है, मान लीजिए कि ये 9 एम्पियर हमें चाहिए, किसके लिए? एक गीजर के लिए चाहिए, एक गीजर के लिए चाहिए, करेक्ट। अब घर में एक गीजर तो होगा नहीं, एक फ्रिज होगा, एक टीवी चल रहा होगा, 4-5 पंखा चल रहे होंगे, है ना, एसी है तो एसी चलेगा, कूलर है तो कूलर चलेगा। अच्छा टीवी हो गया, गीजर कोई इसी समय नहाने चला गया, गीजर भी ऑन कर दिया, है ना। और बल्ब है, CFL जल रहा होगा तो CFL, नहीं तो 100 वाट का पीला वाला फिलिप्स 14 रुपया का बल्ब वो जलाओगे। तो कहने का मतलब ये कि आप घर में कितने सारे अप्लायंसेज इस्तेमाल करते हो, उन सबका अगर पावर आप ऐड कर दीजिएगा, सबका पावर आप ऐड करेंगे, so that will be the total power of your house, electrical power of your house। टोटल पावर कहेंगे तो उसमें इंसान भी आ जाएगा क्या, हम भी तो हैं, 4 गो लठाइत भी है इसमें, वो वाला नहीं। इलेक्ट्रिकल पावर कितना हो जाएगा, फ्रिज का जोड़िए, कूलर का जोड़ लीजिए, टीवी का जोड़ लीजिए, गीजर का जोड़ लीजिए, पंखा का जोड़ लीजिए, बल्ब का जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, दैट विल बी द टोटल पावर ऑफ योर हाउस, करेक्ट। अब ये आप पढ़े लिखे हो, ये आप इसका फायदा कैसे उठाओ? एक तो हो गया कि आपने पढ़ लिया, ये एग्जाम में आ गया, लिख दिए, चल दिए, अरे इसका आप अपना प्रैक्टिकल जीवन में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा का उतना नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? दिस इज अप्रोक्सीमेट, मीन्स मे भी इतना करेक्ट ना हो, दिस में भी रफली इतना आएगा। कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है इसका? है पागल हो गया, ऐसे कैसे आ जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 और 2000 बटा 81 करेंगे तो 0.041 कैसे आएगा? कैसे किए? टू 2000 डिवाइडेड बाई 81 0.041 कैसे हो सकता है? 2000 डिवाइडेड बाई 9.09, 220 डिवाइडेड बाई 9.09, 24.2 आ रहा है, सही तो है। कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना नहीं जानती अभी तक। मैं ये बात कर रहा था कि आप अपने अपने घरों में चेक करिए कि आपके घर में कितने अप्लायंसेज लगे हैं, क्या क्या लगे हैं, उन पर उनका ये रेटिंग लिखा रहता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप इस्तेमाल करेंगे उसका रेटिंग लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा? उसका पावर, वो पावर कितना एज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा, और वो लिखा रहेगा इसमें क्या, उसका मैक्सिमम वोल्टेज, वो वोल्टेज। और ये सब लोग जान लीजिए कि घरों में 220 वोल्ट ही आता है, ओके। तो आप उसके पावर्स को आप ऐड कर सकते हो, P1 प्लस, P2 प्लस, P3 प्लस, P4 प्लस, जितना भी अप्लायंसेज है सबके पावर को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द टोटल पावर। वोल्टेज अपने को पता है, डिवाइड करेंगे अपने को क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप वायरिंग कर रहे हो, घरों में,
यस अनुराग, ये भी कोई डाउट है क्या? सारा अप्लायंस ही नहीं, सारा अप्लायंस ही नहीं, आपको जितना भी आप पावर लेके आएंगे ना, लेट सपोज दैट कि आपके घर का टोटल पावर आ गया 5000, ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा मत करना। अगर आपके घर का टोटल पावर आ गया 5000, आप इसमें 10% और ऐड कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.1 से, इसका मतलब आपको कंसीडर करना है 5500 वाट। 5500 वाट। ये क्यों 10% मैंने ऐड कर दिया? एक पहला चीज कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको ध्यान में नहीं आएगा, जैसे मान लो कि हाँ एक आयरन वाला ही बात हो गया, आयरन तो हमने इसमें ध्यान ही नहीं आया कि आयरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक आदमी गीजर चला रहा है, एक आदमी आयरन कर रहा है, एक आदमी टीवी देख रहा है और एसी तो चल ही रहा है, तो आयरन तो मैंने छोड़ दिया ना। तो कभी इंजीनियरिंग में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू लेके नहीं चला जाता है, हमेशा एक सेफ्टी लेके चला जाता है, 10% या 20%। 5000 हमारा टोटल रेटेड वैल्यू आ रहा है ना, हम 8000 लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 2-3 हजार वाट ऐसे ही कोई एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर दिया, या कभी बाहर से कोई मशीन खरीद के लेके आए, मिक्सर चालू कर दिए, मिक्सी लेकर के आए, तब क्या कहेंगे कि ओ वायर बदलो पूरा, क्योंकि 5000 वाट से ज्यादा नहीं चला सकते। आई बात समझ में? सो कहने का मतलब है कि जितना भी हमारा रिक्वायर्ड रहता है ना, उससे हम लोग वैल्यू ज्यादा लेकर के चल रहे होते हैं, इतना हमें ज्यादा चाहिए होता है। आयरन में भी होगा, मिक्सी में भी होगा, फ्रिज में भी होगा, टीवी में भी होगा, पंखा में भी होगा, सब जगह रेजिस्टेंस होगा अनुराग। मैंने बताया ना, दुनिया में सुपर कंडक्टर को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें हैं, आपका मोबाइल, इवन मोबाइल में भी बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। मोबाइल आपका हीट होता है कि नहीं? ज्यादा गेम खेलते हो ना, कितने लोग पबजी खेलता है? मोबाइल में गेम खेलते हो, मोबाइल हीटअप होता है। मोबाइल को आप चार्ज करेंगे तो मोबाइल को हीटअप होता है। तो पबजी वाले भैया, आप लोग से मेरा सब्र निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया करके पबजी ना खेलें, है ना? या तो आप पबजी खेल लीजिए और जिंदगी भर सब्जी काटिए, है ना, या इसको ना खेलें। ये एक रोग है, रोग जिसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एक रोग। बहुत अगर बड़ा ये रोग है सर। अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे हो तो 2 दिन मोबाइल से दूरी बना करके देखो। एक बहुत पहले एक न्यूज आया था, जानते हो क्या? पबजी के लिए पापा ने मोबाइल छीना, बेटे पापा ने को मार दिया। से मुड़ी काट दी। यस सर, सुने थे। समझ रहे हो ये किस लेवल का रोग है? तो हम लोग सर इससे बहुत दूर हैं, बहुत। नशा है ये, नशा, रोग भी नहीं है, ये नशा है पबजी। अल्कोहल से भी बुरा नशा है। बहुत बुरा नशा है ये। जो गेम का जो नशेड़ी होता है ना, गेम वाला, अरे गेम ही खेलना है ना, बाहर निकल के खेलो ना, आई है पावर तो आओ निकल के आओ। हीरोइन ची इसको बोलते हैं, हीरोइन ची जिसको बोलते हैं ना, हीरोइन पी करके चुपचाप पड़ा रहता है, हीरोइन ची बोलते हैं उसको हम। एंड दिस, जिसको बुरा लगे लगे, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, ये यस। हीरोइनों वाली आदत है ये। अरे गेम होता है, बाहर निकल के आओ ना, टग ऑफ वॉर खेलो, कबड्डी खेलो, बुढ़िया कबड्डी खेलो, जो खेलना है खेलो। मोबाइल पर गेम खेलते हो, नशा है ये। छोड़ दो अगर जिंदगी बनाना है तो, और नहीं तो बर्बाद करना है तो लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपके घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं उसके करस्पॉन्डिंग 220 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा कि हमें कितना करंट चाहिए होगा। करंट, इस करंट से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि घर में जो एमसीवी लगाते हैं ना, एमसीवी 32 एम्पियर का चाहिए या आपको 16 एम्पियर का चाहिए, कितना का चाहिए, है ना? बहुत सारे लोग एमसीवी जानते होंगे तो, नहीं भी जानते होंगे तो ठीक है। सर ये 16 एम्पियर और 32 एम्पियर का एमसीयू में डिफरेंस क्या है? नैन देखो, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा जिंदगी है, डोंट प्रूव मी करेक्ट कि ये गेम खेलना सही नहीं है, गेम खेलना बहुत अच्छा है, ठीक है? ये मुझे ना सिखाओ कि क्या है ये गेम खेलना। मैंने बहुत लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए। अभी बच्चे हो, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो कुएं में हो, मेढक बन के कूद रहे हो उसमें। उछल के जिस दिन बाहर आओगे ना दुनिया में, पता चलेगा कि बाहर पेड़ भी है, पर्वत भी है, रोशनी भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, सब लोग है, सिर्फ पानी नहीं है दुनिया में।
ठीक है, बहुत मालूम है तुमको दुनिया ना। जिस दिन रोओगे ना उस दिन मैं पूछूंगा कि दुनिया कितना तुमको मालूम है। घबराओ मत, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। बहुत मालूम है दुनिया, दुनिया मालूम है मेरे को, दिखाएंगे तुमको। 32 एम्पियर 16 एम्पियर, ठीक है। ये एमसीबी का वैल्यू आपको, एमसीबी का वैल्यू आपको मिलेगा। सर हाँ, ये दोनों एमसीबी में डिफरेंस क्या है? दोनों एमसीबी में डिफरेंस ये है कि ये 16 एम्पियर पर जाकर के फ्यूज हो जाएगा। 16 एम्पियर से ज्यादा करंट होगा तो एमसीबी ऑफ हो जाएगा, पूरा सर्किट बंद, पूरे रूम का, पूरे घर का आपका करंट बंद हो जाएगा। 32 एम्पियर का जैसे ही करंट पहुंचेगा तो आपका ये एमसीबी ऑफ होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो आप लोग के पास प्रैक्टिकल करने का समय है, अभी घर पे हो, आपके पास बहुत सारे अप्लायंसेज है, यू कैन डू इट, कनेक्ट इट, फाइंड इट। इसी हिसाब से देखिए जितना भी करंट आएगा, मान लीजिए कि 32 एम्पियर का करंट हमको चाहिए, उस हिसाब से हम वायर भी लगाएंगे ना। वायर का भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, ये 10 एम्पियर का करंट हो सकता है। अब अगर आपने लिया 1 mm का वायर, 1 mm का वायर, तो ये ज्यादा से ज्यादा 12 एम्पियर का करंट होएगा, लेके जा सकता है मैक्सिमम, या 10 एम्पियर का जा सकता है। लेकिन आपको कितना चाहिए? 32 एम्पियर चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 2.5 mm का तो लेना पड़ेगा, जो कि कम से कम 40 एम्पियर या 35 एम्पियर तक का तो करंट ले जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग वायर भी सिलेक्ट करते हैं। इसलिए घर का जो मेन वायर होता है, मेन वायर, वो लगभग 2.5 mm का होता है। इंडस्ट्री में जो मेन वायर होता है वो लगभग 12 mm या 6 mm या 10 mm ऐसा कुछ होता है मेन वायर, ठीक है। मोटर चलाने के लिए कितना एम्पियर का एमसीबी लगाना चाहिए? अब अंकित भाई ये मोटर आप कितना का चला रहे हो, कितने वॉट का, कितने एचपी का है, आप उससे वॉट में बदलिए, 220 से डिवाइड करिए। पहले तो मोटर का पता करिए कि रेटिंग क्या है, 220 पे चलता है कि 440 पे चलता है। मोस्टली अगर हाउस होल्ड है तो 220 पे ही चलेगा। और उसका कितना एचपी का है? 1 एचपी का है, इसका मतलब कितना वाट हो गया? 746 डिवाइडेड बाय 220 करिए, कितना एम्पियर आ गया? ये 2 3 6 3 एम्पियर का आता है बस। आप 16 एम्पियर का भी लगाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 एचपी लगा रहे हो, इसका मतलब कितना हो गया? 70 का 21, लगभग 2000 से पार हो जाएगा आपका पावर। उस हिसाब से आप डिसाइड करें। साथ में वायर भी आ जाता है, तो उसके लिए कम से कम 16, उसके लिए भी 16 एम्पियर का आप लगा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा क्लास है 12 बजे से। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। करिएगा जरूर घर पे। बादल, हाँ बोलिए, जल्दी फटाफट बोल दीजिए, क्या है डाउट? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूछना, कोई दूसरा ही है। हाँ बोलो ना सर, एक बार डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बता दीजिए ना। अरे यार ये अभी क्यों पूछ रहे हो? नेक्स्ट क्लास में पूछ लियो ना। 12 बजे से क्लास है, देख रहे हो 11:55 हो गया। ओके सर। क्या मेरा 1:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगा, उस समय वापस कॉल कर देना। वेक्टर होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, कितना बता देता हूं। अभी थोड़ा भूल गए हैं। ये इतना होता है ए बी साइन थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है, सॉरी ये होता है cos थीटा, और ये हो जाता है ए बी साइन थीटा। दैट्स इट। ओके सर। सर हम लोग को भी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। चलो हॉस्टल, कब तक हॉस्टल आ रहे हो मुझे मैसेज कर देना। बाय बाय। बाय सर। ट्यूशन खुला ही है, आ तो जाओ पहले, जब आओगे सब तभी तो खुलेगा ना। पहले ही खोल के बैठे रहे, आधा घर आधा यहाँ पर।